हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सी से 2023 के क्वेश्चन नंबर 45 to 50. So let's get started. How many natural numbers are there which give a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers? तो हमें ये बोला है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि जिनसे अगर हम 1186 को डिवाइड करेंगे तो 31 रिमाइंडर हमारे पास रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो कि 0 से बड़े हों। तो 0 नहीं होता इसमें, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जिनसे जिनसे अगर हम 1186 को डिवाइड करें तो 31 रिमाइंडर बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि 31 रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब ये है कि वो जो भी नंबर्स होंगे वो 31 से बड़े होंगे, 31 से छोटे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर 31 से छोटे हुए तो 31 रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, अब ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं तो हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1186 में से हम 31 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1155। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ऐसे नेचुरल नंबर्स निकालने हैं जो कि 1155 को पूरी तरह से डिवाइड करते हों, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो 31 से बड़े होने चाहिए, 31 से छोटे नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1155 के फैक्टर्स कर लेंगे। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो अब 3 5 7 11 ये सब 1155 को डिवाइड करते हैं, लेकिन इन्हें हम आंसर में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सारे 31 से छोटे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके कॉम्बिनेशन लेने हैं कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होंगे मल्टीप्लीकेशन वाले जो कि 31 से बड़े होंगे और 1155 को डिवाइड करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 इंटू 5 अगर देखेंगे तो 15 होगा, तो वो नहीं ले सकते। 3 इंटू 7 लेंगे 21 होगा, तो वो भी नहीं ले सकते। 3 इंटू 11 हम ले सकते हैं जो कि होगा 33। ये 31 से बड़ा है तो पहला नंबर हमारा हो जाएगा 33। ठीक है, अब ये तो हमने 3 वाले कॉम्बिनेशन देख लिए। अब 3 इंटू 5 वाले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब 5 इंटू 7 35 होता है, तो ये भी हम ले सकते हैं। 5 इंटू 11 55 होता है, ये भी हम ले सकते हैं। तो 3 नंबर तो हमारे पास यही हो गए। ठीक है, इसी तरह से 7 इंटू 11 करेंगे तो ये 77 हो गया, ये भी हो सकता है। ठीक है, 4 नंबर इस तरह से हमें ये मिल गए हैं जो कि 1155 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब क्या कहेंगे, इनके बाद में ये तो हमने सिंगल सिंगल वाले कॉम्बिनेशन ले लिए। अब डबल डबल वाले कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। तो 3 इंटू 5 होता है 15। तो 15 इंटू 7 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 105। तो एक तो यही हो सकता है। दूसरा 15 इंटू 11 करेंगे तो ये हमारा होता है 165, दूसरा नंबर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब 3 इंटू 7 जो कि होता है 21। तो 21 इंटू 11 हम कर लेंगे, तो ये जब 21 इंटू 11 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 231। तो एक नंबर ये हो गया हमारा। तो इधर 4 3 7 नंबर तो ये हमारे हो गए हैं टोटल अभी तक के। ठीक है, तो 6 तो नहीं होगा, 7 हमारे अभी हुए हैं। बाकी देखते हैं और कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरा 5 इंटू 7 जो कि 35 होता है, तो 35 इंटू 11 भी हम कर सकते हैं। तो 35 इंटू 11 जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 385। तो एक नंबर हमारा ये हो जाएगा, तो +1 8 और हो गया है हमारा। ठीक है, उसके बाद इन चारों का ही मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो चारों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1155 ही आएगा। तो 1155 को ही 1186 को अगर हम 1155 से डिवाइड करेंगे तब भी हमें 31 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो एक नंबर खुद 1155 भी हो गया। तो ऐसे करके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर हमें इस तरह से मिल रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा D9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Let PP, QQ and RR be two-digit numbers where P is less than Q is less than R. If PP plus QQ plus R is equal to TT0, where TT0 is a three-digit number ending with 0, consider the following statements. The number of possible values of P is 5. The number of possible values of Q is 6. Which of the above statements is or are correct? ठीक है, तो हमें क्या दिया है, PP, QQ और RR, ये 3 नंबर हमें दिए हैं जो कि तीनों नंबर ही 2 डिजिट नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि P, Q और R जो हैं वो खुद सिंगल डिजिट नंबर्स हैं।
उसके अलावा क्या बोला गया है कि P इज लेस देन Q एंड विच इज लेस देन R। तो इन तीनों में ये रिलेशन और दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद इन तीनों का जो सम है वो हो रहा है TT0। PP प्लस QQ प्लस RR, इन तीनों का सम हो रहा है TT0, ठीक है। तो इसका मतलब हम इन तीनों की अगर यूनिट डिजिट लेंगे तो वो हो रही है P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू समथिंग जो कि आगे जाके कैरी ओवर हुआ होगा और 0, बाद में 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नंबर होगा और बाद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम अब देखें तो P प्लस Q प्लस R ऐसा नंबर कि इन तीनों का सम बाद में जाके 0 हो रहा है, तो या तो 10 हो सकता है या 20 हो सकता है, 30 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं, वैसे तो हमें बोला गया कि तीनों ही अलग अलग हैं, P Q R तीनों अलग अलग नंबर्स होंगे, लेकिन फिर भी हम अगर इन्हें मैक्सिमम 9 मान लें, जो कि मैक्सिमम सिंगल डिजिट नंबर होता है 9, तो तीनों की वैल्यू अगर हम 999 भी मान लें तो सम 27 होगा। तो 27 सम होने का मतलब है कि वो सम 30 से कम है। तो इसलिए यहाँ पर हम दो ही केस कंसिडर कर रहे हैं, 10 और 20 का। उसके बाद में ये नहीं होगा, क्योंकि 27 से ज्यादा कभी भी इन तीन नंबर्स का सम नहीं हो सकता है। तो दो केस कंसिडर करेंगे, 10 और 20 वाले। तो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू, हमें क्या दिखाना, या तो 10 हो या फिर 20 हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले मान लेते हैं कि P प्लस Q प्लस R की जो वैल्यू है वो 20 है, ठीक है। इन तीनों का सम हम मान लेते हैं कि 20 है। अब क्या करेंगे, R से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा R 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद Q उससे छोटा होगा तो 8 हो सकता है। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, 17। तो P की क्या वैल्यू हो सकती है, 3। तो एक केस ये बन रहा है जहां पर P की वैल्यू 3, P की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 3, Q की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 8 और R की वैल्यू हमने यहाँ पर ली है 9। तो R की वैल्यू वैसे हमसे पूछी नहीं है, हमें सिर्फ P और Q की वैल्यू बतानी है कि कितनी कितनी हो सकती है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये तो हमने पहला केस ले लिया। दूसरा क्या होगा कि R की वैल्यू फिर से 9 ही हो गई, Q की वैल्यू 7 हो गई। तो अब इन दोनों का सम हो गया 16। तो P की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। तो दूसरा हमारे पास आ गया P की वैल्यू 4, R Q की वैल्यू 7 और R तो 9 ही है, ठीक है। तो दो वैल्यूज अभी तक हमें मिली हैं P और Q की, ठीक है। उसके बाद में क्या कि वही R फिर से 9 ले लिया और Q हम ले लेंगे अब 6 है। Q क्या ले लेंगे, 6 है। तो P कितना हो जाएगा, 5। तो तीसरी वैल्यू ये हो सकती है 5, 6 और 9 वापस से। तो तीसरी वैल्यू ये हो गई। लेकिन अब Q की वैल्यू इससे कम नहीं होगी, क्योंकि इससे कम होगी तो 5 हो जाएगी और फिर P को 6 होना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि P हमेशा Q से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो R की वैल्यू, ये तो तब जब हम 9 ले रहे हैं। अब मान लेते हैं कि R की वैल्यू 8 है। तो R की वैल्यू 8 है तो Q की वैल्यू 7 हो सकती है और उस केस में P की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो R की वैल्यू हमने 8 मान ली, Q की वैल्यू 7 जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, और P की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 5, तो ये भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये दोनों केस ही दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताना कि P की और Q की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो 5 और 7 वाली जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो दोबारा इनको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। उसके बाद अब दूसरा केस जो हम लेंगे वो ये है कि P प्लस Q प्लस R जो है वो 10 हो, क्योंकि R की वैल्यू 8 से ज्यादा नहीं हो पाएगी अगर तीनों का सम हम 20 लेंगे तो, क्योंकि 8 से कम नहीं हो पाएगी अगर तीनों का सम 20 लेंगे तो, क्योंकि 8 से कम होते ही वो Q और P की वैल्यू बढ़ने लग जाएंगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब हम जो है वो दूसरा केस जो कंसिडर करेंगे वो ये कि P प्लस Q प्लस R तीनों की जो सम की वैल्यू है वो 10 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि R की मैक्सिमम वैल्यू से चलेंगे इसमें भी। तो R की मैक्सिमम वैल्यू अब हो सकती है 7, क्योंकि 9 नहीं होगी, P और Q दोनों की वैल्यू 1 1 नहीं हो सकती या 0 भी नहीं हो सकती, तो इसलिए 9 नहीं हो सकती, 8 भी नहीं होगी R की वैल्यू। तो R की जो मैक्सिमम वैल्यू अब पॉसिबल है वो है 7। उस केस में Q की कितनी हो जाएगी, 2, और P कितना हो जाएगा, 1। तो P आया है हमारे पास नया नंबर 1 और Q भी नया नंबर आया है 2। वो कब, जब R की वैल्यू 7 है तब। तो ये कब है, जब तीनों का सम 10 है उस कंडीशन में, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो R की वैल्यू है ये हमने 7, 2 और 1 ले ली, R की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 6 है। तो Q कितना हो जाएगा, Q 3 ही हो जाएगा और P कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Q की एक और वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और P की वैल्यू 1 वो ऑलरेडी हमने लिखी हुई है, तो दोबारा इसको नहीं लिखेंगे,
ठीक है, क्योंकि वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी और इससे कम 2 भी नहीं हो पाएगी, वरना p भी ज्यादा हो जाएगा। तो और ये अब r की वैल्यू 6 पर और केसेस अब पॉसिबल नहीं है। अब हम मान लेते हैं कि r की वैल्यू 5 है, तो r की वैल्यू 5 है तो q कितना हो सकता है, q 4 हो सकता है और p कितना हो जाएगा 1। तो एक और q की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 4। ठीक है, और p की वैल्यू 1 तो ऑलरेडी हमने लिखी हुई है, तो ये वापस से नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि r 5 ही है और अब q क्या हो सकता है कि 3 हो सकता है और p कितना हो सकता है 2। तो p की एक और वैल्यू अब हमारे पास आ गई है यहाँ पर 2, लेकिन q की ऑलरेडी 3 हम लिख चुके हैं, तो q का और नहीं आएगा। तो इस तरह से r की वैल्यू जब 5 है तब हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं, तो उसमें भी जो p और q की वैल्यूज है वो हमने ले ली हैं। अब r की वैल्यू इससे कम 4 नहीं होगी, वरना p और q की वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इतने ही केसेस पॉसिबल हो पाएंगे। तो अब देख लेते हैं टोटल p की कितनी वैल्यूज आ रही है और q की कितनी वैल्यूज आ रही है। तो p है 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज p की यहाँ पर है और p का 5 ही बोला गया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। क्योंकि कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 वैल्यूज पॉसिबल है तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the sum of all four-digit numbers less than 2000 formed by the digits 1, 2, 3 and 4 where none of the digits is repeated? तो हमें ये बोला है कि लेस देन 4 डिजिट नंबर कोई होना चाहिए जो कि सिर्फ 1, 2, 3 और 4 डिजिट्स को यूज करके ही बना हो, और नंबर क्या है वो लेस देन 2000 भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 1000, ये सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर है 9999, ये सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि 2000 से छोटा ही होना चाहिए। तो जो नंबर होगा वो 1000 से 1999 के बीच में होगा। जो नंबर है वो 1000 से 1999 के बीच में है, लेकिन कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो क्या दिख रहा है कि जो फर्स्ट डिजिट है वो तो 1 ही होगी, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट हम हर केस में 1 ही लेकर चलेंगे। ठीक है, बाकी क्या है इस 2 3 4 के कॉम्बिनेशन हम बनाते रहेंगे बाकी में। तो 2 3 4 के जब कॉम्बिनेशन दूसरे बनाएंगे तो पहला तो 1 2 3 4 हो गया, दूसरा 1 2 4 3 हो सकता है, तीसरा 1, अब 3 ले लेंगे, 3 2 4 हो सकता है, या फिर 1 3 4 2 भी हो सकता है, या फिर 1 4 3 2 हो सकता है और 1 4 2 3 हो सकता है। तो इस तरह से ये 6 नंबर ही पॉसिबल यहाँ पर हो पाएंगे। तो अब इन सब नंबर्स का जब सम करेंगे तो वो सम हमें यहाँ पर मिलेगा 7998, ये इन सब नंबर्स का सम हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए 7998। ठीक है, तो क्योंकि 2000 से कम है सारे नंबर्स, तो 1 यहाँ पर हमेशा फर्स्ट डिजिट ही रहेगा, बाकी 2 3 4 को ही हमें सिर्फ इंटरचेंज करके बाकी के नंबर्स देखने होंगे क्या बन सकते हैं। और ऐसे टोटल 6 नंबर्स पॉसिबल हैं, तो उन 6 नंबर्स का सम हमें यहाँ बताना था जो कि 7998 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the number of selections of 10 consecutive things out of 12 things in a circle taken in clockwise direction? तो एक सर्कल में हमें 12 चीजें दी हुई है और हमें ये उनमें से 10 चीजें सेलेक्ट करनी है और ये बताना है कि उन 10 चीजों को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, और लेना कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है उस वाली डायरेक्शन में हमें चीजें सेलेक्ट करनी है, नंबर्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो ये हम एक सर्कल में हमें 12 नंबर दिए हुए हैं, तो अब क्या करेंगे, हमें इनमें से 10-10 करके सेलेक्ट करना है। तो ठीक है, तो पहला जो 10 हम सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह से क्लॉकवाइज चल के ये 1 to 10 नंबर्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका क्या हो जाएगा कि 1 to 10 ही हमने सेलेक्ट कर लिए। दूसरा क्या तरीका हो जाएगा कि ये 2 से 11 तक के हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो 2 to 10 हो जाएगा, 2 to 11 सॉरी, 2 to 11 दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 3 to 12 तीसरा हो जाएगा। ठीक है, चौथा तरीका क्या हो जाएगा, 4 से लेकर ये 1 तक के, ये चौथा तरीका हो जाएगा, तो 4 से 1 तक के, 5 से 2 तक के, 6 से 3 तक के, 7 से 4 तक के, 8 से 5 तक के, 9 से 6 तक के, 10 से 7 तक के, 11 से 8 तक के और 12 से 9 तक के। ये तरीके हो गए। वापस से फिर रिपीट हो जाएगा, वापस से अगर हम करेंगे तो 1 से 10 तक, तो ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो हमें सिर्फ ये इतने ही कंसिडर करने। तो टोटल कितने तरीके हो रही है ऐसे करके 12 तरीके टोटल हो रहे हैं, तो आंसर इज सी 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इफ टुडे इज संडे देन विच डे इज एग्जैक्टली 10 रेज़ टू पावर 10th डे। तो ये कहा गया है कि आज संडे है और 10 रेज़ टू पावर 10th डे पर कौन सा दिन होने वाला है ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 10 रेज़ टू पावर 10 हमें दिया हुआ है इसे 7 से डिवाइड कर देंगे और 7 से डिवाइड करने पर तो ये जो साइन यहाँ बना हुआ है ये रिमाइंडर के लिए है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो 7 से ही क्यों डिवाइड किया, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो 7 से इसलिए क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरे पूरे जितने वीक पूरे हो सकते होंगे इतने दिनों में वो वीक पूरे निकल जाएंगे और एक्स्ट्रा वाले दिन हमारे पास बच जाएंगे जो कि रिमाइंडर होता है। और उन एक्स्ट्रा डेज को क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है ऑड डेज। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसे हम बोलते हैं ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, तो जब 10 रेज़ टू पावर 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड होगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 टाइम्स। इतने टाइम्स तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, प्लस जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा बचेगा 4 इस तरह से हम इसे लिखेंगे। तो ये जो रिमाइंडर है ये होगा हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ऑड डेज। अब ये बोला है कि आज संडे है, तो आज संडे है तो आज को इंक्लूड करते हुए 4th डे पर हमें बताना है कि कौन सा डे पड़ने वाला है। आज संडे है और आज को इंक्लूड करते हुए 4th डे पर कौन सा डे होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो संडे है तो 2nd डे पर क्या हो जाएगा, मंडे, देन 3rd डे पर हो जाएगा ट्यूसडे और 4th डे पर हमारा आ जाएगा वेंसडे। तो आंसर इसका यहाँ पर होगा ए वेंसडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। There are 3 traffic signals. Each signal changes color from green to red and then red to green. The first signal takes 25 seconds. The second signal takes 39 seconds and third signal takes 60 seconds to change the color from green to red. The duration for green and red colors are same. At 2 p.m. they together turn green. At what time will they change to green next simultaneously? ठीक है, तो 3 सिग्नल हमें दिए हुए हैं। तो जो फर्स्ट सिग्नल है वो 25 सेकंड लेता है ग्रीन से रेड होने में एंड देन अगेन ग्रीन होने में। तो यहाँ पर 25 सेकंड, देन यहाँ पर वापस से 25 सेकंड, तो हर 25 सेकंड्स के बाद में वो कलर चेंज करता है। ठीक है, जो सेकंड सिग्नल है वो करता है 39 सेकंड में, सेकंड सिग्नल 39 सेकंड्स लेता है और जो थर्ड सिग्नल है वो 60 सेकंड लेता है कलर चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ग्रीन रेड ग्रीन जो होता है तो इनको चेंज करने के लिए 3 सिग्नल है वो इतने इतने टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साथ में 2 बजे, दिन के 2 बजे 2 PM पर ये इन्होंने साथ में ये ग्रीन हुए थे। अब हमें ये बताना है कि वापस से ये ग्रीन कब होंगे, तो ग्रीन से ये वापस से रेड होंगे साथ में, देन वापस से ग्रीन होंगे साथ में। तो हमें ये बताना कि ये जो वापस से ग्रीन होने का टाइम है ये कितने टाइम पे वो वापस से ग्रीन होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं कि एलसीएम लिया जाता है। तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं कि इनका एलसीएम कैसे लेंगे। अब उसके लिए सबसे पहले इनके फैक्टर्स कर लेंगे। तो 25 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 × 5, 39 के हो जाएगा 3 × 13 और 60 का हो जाएगा 3 × 4 × 5। तो ये हमने इनके फैक्टर्स कर लिए हैं। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि कोई भी फैक्टर मैक्सिमम जितनी बार आ रहा है उसे हमें उतनी बार ही लिखना होता है। ठीक है, हर फैक्टर को जितनी बार वो मैक्सिमम आ रहा है उतनी उतनी बार उसे लिखना होगा। ठीक है, तो अब इन तीनों का हमें जब एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे, 25 में आ रहा है 5 2 बार, तो 2 बार तो सबसे पहले हम 5 लिख लेंगे। देन 39 में 3 और 13 आ रहा है जो एक बार भी हमने अभी तक नहीं लिया, तो 3 और 13 को भी 2 ले लेंगे हम। उसके बाद 3 यहाँ पर एक बार आ रहा है तो एक बार 3 हम ऑलरेडी ले चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब 3 वापस से नहीं लिखेंगे। 4 एक बार भी नहीं लिया तो 4 लिख देंगे और 5 भी हम ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं यहाँ पर, तो 5 भी नहीं लिखेंगे। तो जो एलसीएम आएगा इनका वो ये आने वाला है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो ये हमारा आ जाएगा 3900। तो 25, 39 और 60 का जब हमने एलसीएम लिया तो वो एलसीएम हमारा आया है 3900। अब ये 3900 क्या है, 3900 सेकंड्स में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें आवर्स में दिया हुआ है 2 बजे थे और जब टाइम दिया वो 2-2 घंटे बाद का टाइम ऑलमोस्ट हमें दिया हुआ है, तो इस 3900 को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके लिए क्या करना होता है 60 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, 60 से डिवाइड करने के बाद 65 मिनट यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हर 65 मिनट में ये लोग वापस से चेंज करेंगे अपना कलर एक साथ। तो 2 बजे ये जब ग्रीन थे तो 65 मिनट के बाद 65 मिनट के बाद ये रेड होंगे। 65 मिनट मतलब
3:05 हो चुके होंगे तब तक। 1 घंटा और 5 मिनट तब तक हो चुका होगा तो 3:05 यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद वापस से 65 मिनट के बाद वापस से ग्रीन होगा तो यहाँ पर अब कितना टाइम हो जाएगा, 4:10 अब यहाँ पर हो चुका होगा। तो आंसर यहाँ हमारा आएगा बी 4:10। ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।